हेलो एंड वेलकम। बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक आपके प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में, यानी 2023 में आया हुआ आपका नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का पेपर। आज हम आपको पूरा डिटेल में इसकी स्टडी करने वाले हैं। स्टडी करने से पहले मैं आपका सभी का स्वागत करना चाहूँगा। वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म नर्सिंग फ्लैक्सेस। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा, अब देखिए, आपको मैं बताना चाहूँगा कुछ इन्फॉर्मेशन पहले से कि बच्चों आपके लिए कुछ कोर्स लेकर आए गए हैं। जैसे कि आपको एक कोर्स है नर्सिंग प्रैक्टिस का की तरफ से। वो कोर्स आपको आप कोर्स में आपके लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी आपके एग्जाम के लिए। पूरे सिलेबस के रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे। पर्सनल स्टूडेंट पर ध्यान दिया जाएगा, पर्सनल कॉन्टेक्ट्स होंगे। ठीक है, और अगर कोई बच्चे को पर्सनल डाउट होता है तो उसके डाउट्स बेसिक लेवल पर जाकर के सॉल्व भी किए जाएंगे। ठीक है, और जो उन वीडियोस में रिकॉर्डेड है उनसे बाहर कुछ नहीं आता। ठीक है, उनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। कहने का मतलब ये है कि आपको इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर करवा देंगे और पीवाईक्यू हमारे हो जाएंगे कि उन पेपर से उन नोट से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, और देखो, इस कोर्स की जो फीस बात करते हैं, हमारे सामने पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कंटेन्स नो पाई बॉन्ड। मतलब कि कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो पाई बॉन्ड नहीं रखता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अणु में कोई पाई बंध नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन है हमारे पास में H2O। पहला ऑप्शन है हमारे पास में H2O। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड CO2। और तीसरा ऑप्शन है हमारे पास में नाइट्राइट NO2। और फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास में SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। आपको बताना चाहूंगा मैं, देखो, अगर आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर की हेल्प से आप बता पाते हो, लुईस डॉट स्ट्रक्चर की हेल्प से आप बता पाते हो कि किसमें डबल बॉन्ड है और किसमें सिंगल बॉन्ड है। आ रही बात समझ में? देखो, बात ये है कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके अंदर अगर अपन चले गए तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसलिए मैं आपको सिंपल सा बताना चाहूंगा कि इसका जो आपका आंसर है वो होगा H2O। इसका आपका आंसर होगा H2O। H2O में कोई भी पाई बॉन्ड नहीं होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। देखो, इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं हम आपको। इसका स्ट्रक्चर है हमारे पास में O H। और आपको मालूम है कि ऑक्सीजन की फैमिली पर दो लोन पेयर होते हैं। जिससे अभी कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ पूछा है कि पाई बॉन्ड किसमें नहीं है, तो पाई बॉन्ड इसमें नहीं है। इसमें सिर्फ दो बॉन्ड है और दो सिग्मा बॉन्ड है इसमें ओनली। ठीक है, अगर अपन CO2 की बात करें तो क्या बनेगा इसका स्ट्रक्चर, देखिए, कार्बन बीच में आएगा और CO2। इसमें कोई लोन पेयर नहीं है क्योंकि कार्बन की फैमिली में कोई लोन पेयर नहीं होता है। इन सभी के ऑक्टेट कंप्लीट हैं। और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, लीनियर होता है, क्योंकि इसकी हाइब्रिडेशन sp3 होती है, लीनियर की शेप होती है। आ रही है बात समझ में? sp2 इसकी शेप होती है, sp इसकी हाइब्रिडेशन होती है। अच्छा सर, ठीक है, तो हम बात करते हैं NO2 के बारे में। NO2 बात करें, देखिए, NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसके बारे में बात करते हैं तो इसके अंदर भी क्या होगा, इसके अंदर भी आपको पाई बॉन्ड देखने को मिलेगा। इसके अंदर भी आपको पाई बॉन्ड देखने को मिलेगा। किस तरह से सर? इस तरह से आपको पाई बॉन्ड देखने को मिलेगा। देखो, आपको इस तरह से इसमें पाई बॉन्ड देखने को मिलेगा। अब जो ये वाला बॉन्ड है ना इसका, देखिए, ये वाला बॉन्ड जो है इसका, ये ऐसे बनेगा इसका बॉन्ड। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा इसका। कैसा बॉन्ड होगा इसका? ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा इसका ये। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो इस तरह से बनता है, और सल्फर डाइऑक्साइड में भी आपका क्या होगा, इस तरह का आपका स्ट्रक्चर मिलेगा आपको सल्फर डाइऑक्साइड में। यानी तीनों के अंदर आपको पाई बॉन्ड मिल रहे हैं। पाई बॉन्ड नहीं मिल रहा है तो किसमें नहीं मिल रहा, H2 यानी वाटर में आपका पाई बॉन्ड नहीं मिलता है। ओके, सारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व इन द कॉम्प्लेक्स, यानी इस कॉम्प्लेक्स में हाइब्रिडेशन क्या है। देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं। कॉम्प्लेक्स NiCN4 यानी निकल टेट्रासाइनो निकलेट, निकल में निकल सेकंड, टेट्रासाइक्लो निकल, क्या नाम है इसका, टेट्रासाइनो निकल सेकंड। इसके अंदर आपका ये कॉम्प्लेक्स NiCN4 टू माइनस में शामिल संकरण क्या है, यानी इसमें जो संकरण है वो क्या है, यानी इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। इसका एटॉमिक नंबर में दिया हुआ है, निकल का 28 है, तो उसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी हमारे पास में। द हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व इन द कॉम्प्लेक्स NiCN4 इज, एटॉमिक नंबर इसका कितना है, 28 है। मतलब जो हाइब्रिडेशन इन्वॉल्व है कॉम्प्लेक्स NiCN4 टू माइनस में शामिल संकरण कितना है, इसका एटॉमिक नंबर 28 है। निकल टेट्रासाइनो निकल सेकंड आयन, इसका ये टेट्रासाइनो निकल सेकंड, इसका ये IUPAC नेमिंग होने वाला है। ओके, और इसका जो हमें हाइब्रिडेशन दिया हुआ है वो दिया हुआ D2sp3 D2sp2 DsP2 और sp3। इन सारों में से इसका क्या होगा,
बात करें इसके बारे में, देखिए बात करते हैं। सॉरी, देखिए हमारे पास में क्या दिया हुआ है, हमें NiCN दिया हुआ है, NiCN। आपको पता है ये जो NiCN है वो क्या है, देखो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है मेरे पास में, और इसमें जो मेरे पास में ये CN है, वो मेरे पास में लिगेंड है, वो क्या है मेरे पास में, लिगेंड है। और लिगेंड का काम क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करना या लोन पेयर डोनेट करना। तो ये मेरे पास में ये जो निकल है वो क्या है मेरे पास में, सेंट्रल मेटल एटम है मेरे पास में। जो लिगेंड है ये सेंट्रल मेटल एटम है। लिगेंड का काम सेंट्रल मेटल एटम को लोन पेयर डोनेट करना होता है, यानी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करना होता है। ओके सर, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स है वो -2 के चार्ज में है, बात समझ में आ रही है सर, ठीक है। अच्छा, तो सर इस तरह से हमारे पास में जो साइनाइड की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो कितनी होगी, साइनाइड की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो कितनी होगी मेरे पास में, और वो होगी +2, वो होगी +2। सर कैसे होगी +2, देखिए अगर मैं इसको x मानूं निकल को, तो ये मेरे पास में x -4, क्योंकि एक साइनाइड की कितनी होती है, -4 होती है। तो इस तरह से आपके पास में, और टोटल मॉलिक्यूल पे चार्ज -2 है, तो इस तरह से आपके पास में इसकी वैल्यू आ जाएगी +2, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल इज +2। तो इसका अगर अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या आएगा, देखो पहले निकल का लिखते हैं फिर निकल टू का लिखेंगे। तो निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा हमारे पास में आर्गन, और निकल आता है हमारे पास में 28 पर, तो उसका हो जाएगा 4s2 3d8, 3d8 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। अब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो क्या होगा, 4s में से निकलेंगे इसके 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा आर्गन और 3d8, 3d8, ओके सर 3d8। अब देखिए यहाँ पर जो हम ऑर्बिटल बनाएंगे डी ऑर्बिटल, तो वो ऐसा होगा, डी ऑर्बिटल बनाएंगे तो वो ऐसा होगा, यानी 5 है हमारे पास में, हाँ 1 2 3 4 5, 5 है, और ये छठा सातवां और आठवां, इस तरह से इसमें इलेक्ट्रॉन फील्ड है। थोड़ा सा इसको और साफ बनाते हैं, अच्छा सा बनाते हैं इसको, बनाते हैं, ठीक है। ओके, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, देखो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन हम फिल करते हैं, तो कैसे फिल होते हैं, पहले ये पूरा का पूरा हाफ फिल हो जाएगा, और फिर दोबारा क्या होगा, ये फुल फिल हो जाएगा, यानी हमें कितने इलेक्ट्रॉन लाने हैं इसके अंदर, 8 इलेक्ट्रॉन लाने हैं हमें इसके अंदर, 8 इलेक्ट्रॉन हमें इसके अंदर लेके आने हैं। हो गए सर, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अच्छा, ये तो हो गई नॉर्मल जिंदगी। अब बात करते हैं मेंटल जिंदगी के बारे में, कि हमारा क्वेश्चन किस प्रकार का है, ठीक है। देखो आपको बताना चाहूंगा मैं, कि जब भी डी ब्लॉक ऑर्बिटल को स्ट्रॉन्ग लिगेंड अप्रोच करता है, हमारे पास में ये जो लिगेंड है ना, साइनाइड, साइनाइड हमारे पास में स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। यहाँ पे हम लिखना चाहेंगे कि हेयर द लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग। जो हमारे पास में जो लिगेंड है ना ये वाला, ये साइनाइड वो बहुत स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, साइनाइड हो गया, CO हो गया, तो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, हमारे पास साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अब जैसे ही सेंट्रल मेटल एटम को ये अप्रोच करेगा, यानी जब ये जो लिगेंड है, व्हेन लिगेंड अप्रोच सेंट्रल मेटल एटम, क्या होगा, इसकी जो एनर्जी होगी वो स्प्लिट हो जाएगी, देयर एनर्जी विल स्प्लिट इनटू टू पार्ट, स्प्लिट विल स्प्लिट इनटू टू पार्ट, दो पार्ट में इनकी एनर्जी क्या होगी, स्प्लिट हो जाएगी। अब देखो एक में क्या होगा, ये जो हमारे पास में ये है ना, ये हो जाएगा, देखो डी ब्लॉक इस तरह से, ये मेरे पास में डी ब्लॉक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है, और 2 एक-एक इलेक्ट्रॉन इसमें है। तो क्या होगा, इसकी जो एनर्जी होगी वो ब्रेक हो जाएगी, और ये 2 पार्ट में टूट जाएगा। एक का क्या होगा, एक होगा T2G, और एक होगा मेरे पास में Eg, एक होगा मेरे पास में Eg, और एक होगा मेरे पास में T2G। अब इन सबके अंदर इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है, ओके। अब देखना बात क्या है, ये क्या है मेरे पास में, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है मेरे पास में। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जब भी होता है ना, तो क्या होता है, पेयरिंग अप हो जाता है, पेयरिंग अप हो जाता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जब भी आता है तो क्या होता है, पेयरिंग अप हो जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और ये पेयरिंग हो जाएगी। आ रही है बात समझ में, जैसे कि अगर मैं आपको कंसेप्ट में लेके जाऊँ, तो कंसेप्ट क्या होगा, व्हेन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अप्रोचेस, when the strong field ligand approaches to central metal atom, then it will split into two part, Eg and T2G। और जो इनका जो एनर्जी गैप होगा वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जंप नहीं कर पाएंगे, और नीचे की तरफ ही पेयरिंग कर लेंगे। देखो कंसेप्ट तो हमारा ये कहता है, ये है हमारा ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग फील्ड, स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है। अब जैसे ही ये क्या होगा इस केस में, हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड केस में, हमारे पास में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना, हमारे पास में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है,
तो इस केस में क्या होगा, डेल्टा एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी तो पेयरिंग एनर्जी कम हो जाएगी, तो इस केस में क्या होगा, पेयरिंग होगी, इस केस में पेयरिंग हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इस केस में पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो बात समझ में आ रही है? देखो मैं चाहूँ तो उसको मैं फटाफट इसको खत्म कर सकता हूँ कि एक लाइन में बता कर कि हाँ ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या पेयरिंग होती है, इस तरह से इसका काम होने वाला है। लेकिन आपको कंसेप्ट देना चाह रहा हूँ मैं कि जब डी ऑर्बिटल को जब लिगेंड अप्रोच करता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए, तो वो स्प्लिट कर लेता है अपनी एनर्जी Eg और T2G के अंदर। लेकिन जब स्ट्रॉन्ग फील्ड आता है तो ये बहुत ज्यादा एनर्जी गैप बढ़ जाता है इनका। जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अप्रोच करता है तो इनका जो एनर्जी गैप होता है ये बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन आने वाला होगा वो यहाँ पे जंप नहीं करता, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो यहीं पर मतलब ऊपर की तरफ जंप नहीं करके वो नीचे की तरफ ही रह जाता है। जैसे देखो मैं आपको बताऊं, देखो एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन, छह इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये क्या होगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, यानी इसकी पेयरिंग हो जाएगी, यानी कि इसकी पेयरिंग हो जाएगी। तो हमारे पास कौन कौन से बचेंगे सर हमारे पास में, हमारे पास बचेंगे डी बचेगा हमारे पास में पूरा का पूरा, हमारे पास क्या बचेगा, डी बचेगा। देखो हमारे पास में डी का ये बचेगा, ओके, ये मतलब सब कुछ पेयर्ड है, ये डी बचेगा और ये आगे का एस बचेगा और ये बचेगा हमारे पास में टी का। ठीक है, तो एक लोन पेयर आएगा इसके अंदर और एक लोन पेयर आएगा, लिगेंड आएगा इसके अंदर, लिगेंड का लोन पेयर और एक आएगा इसके अंदर। ठीक है, इस तरह से। ओके, तो ये हमारे पास में ये चार बनेंगे और उसका जो हाइब्रिडेशन आएगी मेरे पास में वो क्या आएगी, DsP2। क्या होगी मेरे पास में, DsP2। कौन सा ऑप्शन आएगा हमारे पास में करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। DsP2 हमारे पास में इसकी जो हाइब्रिडेशन होगी वो करेक्ट हो जाएगी इस केस में, डी ऑप्शन, DsP2। तो इसका जो हमारे पास में स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, स्क्वायर प्लेनर बनेगा, स्क्वायर प्लेनर। आप यहीं पे कहीं पे लिख लीजिए इसको, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होगा इसका। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसको मैं ऊपर की तरफ, स्क्वायर प्लेनर यहाँ लिख रहा हूँ मैं इसको मैं, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। अगर sp3 होता तो टेट्राहेड्रल होता। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर है, यानी एक प्लेन में स्क्वायर आ जाएंगे, इस तरह से इनका सारा काम होगा। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गैडोलिनियम हैज विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। गैडोलिनियम जो है वो कहाँ से आया है, देखो आपको मैंने ट्रिक बताई थी ना, यूं गदगद दिल तब हुए, है ना, इस तरह से वो जो ट्रिक बताई थी आपको मैंने, तो उसमें जो जीडी है वो गदगद था, जीडी, गैडोलिनियम। तो ये आपका एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, गैडोलिनियम आपका एफ ब्लॉक का मेटल है, एफ ब्लॉक का एलिमेंट है। तो देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। अब सर इसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों दिया है, जरा दिमाग लगाइए एक बार आप। इसका इसलिए दिया है क्योंकि ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये क्या है हमारे पास में, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास में। ठीक है, ये क्या है हमारे पास में, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, अब देखिए क्या होने वाला है। सर होना क्या चाहिए था इसका, अगर 64 पे नंबर पे आता है तो ये होना ये चाहिए था इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ZE, यानी जेनन, जेनन। और ये आना चाहिए था 4F8 5D1 6S2, 6S, 6S2, 6S2 तो होगा और ये 5D2 होना चाहिए था, 5D2 होना चाहिए था। ठीक है, इस तरह से 6S1 होना चाहिए, सॉरी सॉरी, एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया हमसे। यहाँ पर होना चाहिए 5D1 और यहाँ पर 6S1 होना चाहिए था, होना तो ये चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं होकर के हमारे पास में जो करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस एलिमेंट की आती है वो क्या होती है, वो देखिए एक बार, वो आती है 4F7 5D1 6S1। सर इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा वन वाला, फर्स्ट वाला इसका हमारा आंसर हो जाएगा। ओके सर, ऐसा हुआ तो हुआ क्यों, आपने पढ़ा था वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होने के कारण क्रोमियम के अंदर कुछ एक्सेप्शन आया था, क्रोमियम के अंदर भी आया था और कॉपर के अंदर भी आया था, है ना। तो ठीक उसी तरह का एक्सेप्शन हमारे पास में यहाँ पर मिलने वाला है, हमें हमारे पास में यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है सर, कैसे, देखो यहाँ पर ये 4F7 है, आपको पता है एफ के 7 ऑर्बिटल होते हैं, एफ के अंदर 7 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। अब ये क्या होगा, अगर ये फुल फील्ड होगा तो ज्यादा स्टेबल होगा, हाफ फील्ड होगा तो थोड़ा कम स्टेबल होगा और पार्शियली फील्ड होगा तो बहुत ही कम स्टेबल होगा। तो अभी F8 वाले केस में ये पार्शियली फील्ड, ये इनकम्प्लीटली फील्ड था,
तो इसमें क्या होगा, ये अनस्टेबल हो जाएगा। और ये 4f7 यानी अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन अपना किसी को डोनेट कर दे, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन अपना किसी को डोनेट कर दे तो क्या होगा, ये स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे S2 आएगा। अच्छा, यहाँ पर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन अगर किसी को डोनेट कर दे तो क्या होगा, इसके पास में भी हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो जाएगा और हाफ फील्ड ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल। ठीक है, इस तरह की इसमें बात होगी। तो इसके इसलिए ये क्या करेगा, इसलिए ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा। आ रही है बात समझ में? तो ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हम इसमें यहाँ लिखेंगे ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गैडोलीनियम, वन इलेक्ट्रॉन इज transferred from f orbital to s orbital। ये ट्रांसफर कर लेता है f ऑर्बिटल टू s ऑर्बिटल में ट्रांसफर ये कर लेता है। आ रही है बात समझ में? इस तरह से देखिए, हमने ये जो क्वेश्चन किया है अभी अभी, इसके अंदर कुछ मिस्टेक आ रही है डाटा के अंदर। एक्चुअल में ये क्या है कि ये जो यहाँ पर 6s1 होना चाहिए था, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे 6s1 होना चाहिए था यहाँ पे, है ना? आपके जो मेन एग्जाम में जो दिया हुआ है वो 6s1 दिया हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे। ओके, अब देखिए एक्चुअल में काम क्या होने वाला है। देखिए पहले ये हमारे पास में 6s2 था, मैं थोड़ा करूंगा पहले यहाँ पे थोड़ा सा। देखिए ये मेरे पास में 6s2 था और यहाँ पर ये मेरे पास में 6 था, 4f6 था। तो यहाँ पे 6s2 से यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा और ये बन जाएगा 4f7। तो यहाँ पर जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए गैडोलियम की स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा फ्रॉम s ऑर्बिटल टू f ऑर्बिटल, फ्रॉम s ऑर्बिटल टू f ऑर्बिटल, फ्रॉम s ऑर्बिटल टू f ऑर्बिटल। ये देखना आप एक बार, ठीक है, इस तरह से ट्रांसफर होगा। और यहाँ पर जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें मिलेगी वो मिलेगी जेनन 4f7 5d1 6s1। तो यहाँ हमारे पास में इस तरह की आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी। आपको बता दूं मैं, जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है, यानी ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल। तो देखिए फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल is more stable than half filled orbital, is less unstable than incompletely or partially incompletely filled orbital। आ रही है बात समझ में? इस तरह से अब देखिए ये हमारे पास में ये इसका ऑर्डर रहने वाला है, ये इसका हमारे पास में ऑर्डर रहने वाला है। आ रही है बात समझ में? इस तरह से। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम। द सिनेबार, सिनेबार इज एन ऑर्डर ऑफ, सिनेबार इज एन ऑर्डर ऑफ, यानी जो सिनेबार है वो किस चीज का ऑर्डर है। ठीक है, बात करें सिनेबार क्या है। सिनेबार सिनेबार एक मरकरी सेकंड सल्फाइड का एक हमारे पास में एग्जांपल है। ठीक है, सिनेबार इज एन ऑर्डर ऑफ, सिनेबार का एक अयस्क है, यानी सिनेबार किस का बना हुआ रहता है, सिनेबार मरकरी का बना हुआ रहता है, सिनेबार मरकरी का बना हुआ रहता है, सिनेबार यहाँ पे मरकरी का बना हुआ रहता है। तो हम क्या कहेंगे इसको, मर्क्यूरिक सल्फाइड, यानी मरकरी मर्क्यूरी सेकंड सल्फाइड, मर्क्यूरी सेकंड सल्फाइड, सल्फाइड मर्क्यूरी सेकंड सल्फाइड का बना हुआ रहता है ये। ठीक है, और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, HgS। इसी को सीने बार कहा जाता है, इसी को सीने बार कहा जाता है। ठीक है, सीने बार का एक अयस्क है। तो ये इसका ऑप्शन हमारे पास में ये वाला करेक्ट हो जाएगा। ये Al नहीं है, ये एल्यूमिनियम है, ये है ना, एल्यूमिनियम है ये। Al मतलब एल्यूमिनियम। ओके, ये जो सिनेबार है, सिनेबार इज द मोस्ट कॉमन सोर्स फॉर मरकरी, यानी ये सबसे ज्यादा कॉमन मिलने वाला सोर्स है मरकरी का, यानी मरकरी हमें सिनेबार से मिलती है। मोस्ट
कॉमन सोर्स ऑफ मरकरी, मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ मरकरी, ठीक है, ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37, अ प्राइमरी एल्काइल हैलाइड वुड प्रेफर अंडरगो, यानी प्राइमरी एल्काइल हैलाइड कौन सा प्रेफर करेगा अंडरगो, एक प्राथमिक एल्काइल हैलाइड किस प्रतिक्रिया से गुजरना पसंद करेगा, किस प्रतिक्रिया से गुजरना पसंद करेगा, SN1, SN2, नन ऑफ दीज, अल्फा एलिमिनेशन। तो हमारे पास में प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, ठीक है, हमारे पास में प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, वो किस रिएक्शन से गुजरना पसंद करेगा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा वो SN2 रिएक्शन से गुजरना पसंद करेगा, वो SN2 रिएक्शन से गुजरना पसंद करेगा, ठीक है। आ रही बात समझ में, क्योंकि प्राइमरी एल्काइल हैलाइड पे, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड पे देखो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका रीजन क्या है। इसका रीजन ये है कि इन प्राइमरी एल्काइल हैलाइड पर लीस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस, यानी लीस्ट लीस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस देखने को मिलती है, लीस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस, लीस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस अमंग ऑल टाइप्स ऑफ एल्काइल हैलाइड, यानी जितने भी एल्काइल हैलाइड है आपके पास में 1 डिग्री 2 डिग्री मिथाइल एल्काइल हैलाइड, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड के पास में सबसे कम लीस्ट लीस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस होती है, लीस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस होती है। तो देखो इसका ऑर्डर क्या होगा हमारे पास में, इसका ऑर्डर हमारे पास में होगा CH3, ये एल्काइल हैलाइड हो गया हमारे पास में, कौन सा वाला, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। और फिर उसके बाद में हमारे पास में क्या होगा, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड होगा। फिर हमारे पास में आएगा 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, फिर एंड में होगा 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। तो इन चारों में जो ऑर्डर होगा आपका वो क्या होने वाला है, इन चारों में ऑर्डर होगा ये वाला, ठीक है, तो इन चारों में ऑर्डर ये वाला होगा। और इन चारों में सबसे ज्यादा किसका होगा, एल्काइल हैलाइड किस में रिएक्शन करेगा, SN2 रिएक्शन के अकॉर्डिंग, SN2 रिएक्शन करेगा। और देखो इसका जो ये हमारे पास में मिथाइल प्राइमरी एल्काइल ये रहा, देख पा रहे हो आप, ये प्राइमरी एल्काइल, और हमने ये पढ़ा था SN2 रिएक्शन में, हमने ये पढ़ा था SN2 रिएक्शन में हमने पढ़ा था। आ रही है बात समझ में। और ये SN1 SN2 रिएक्शन क्या है सर, ये SN1 SN2 रिएक्शन आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। क्या है ये, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जिसको आपने अल्कोहल फिनोल ईथर या उसमें पढ़ा था आपने हेलो एल्केन एलोअरीन में, आपके ये 11th क्लास में भी था और आपके ये 12th क्लास में भी था, यानी दोनों के अंदर कॉमन टॉपिक है ये, कॉमन टॉपिक है ये, ठीक है। तो ये बात करते हैं अब क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। CH3 बेंजीन OH का IUPAC नेमिंग क्या है सर, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है हमारे पास में। IUPAC नेमिंग ऑफ CH3CO बेंजीन, 3 मिथाइल फिनोल, 3 क्लोरोफिनोल, 3 मिथॉक्सीफिनोल। इसमें एक ऑप्शन मिसप्रिंट है, ठीक है, लेकिन सर हमें तो हमारा आंसर मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, देखें बात करें। सबसे पहले हमें इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। सर हमें इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, देखो इसका स्ट्रक्चर होगा हमारे पास में, पहले हम बेंजीन रिंग बनाएंगे, पहले हम यहाँ पर बेंजीन रिंग बना लेंगे, ये हमारे पास में बेंजीन रिंग है। इसके ऊपर लगा हुआ क्या है, फिनोल बना लेंगे पहले हम, फिनोल, और इसके थर्ड वाले पोजीशन पर क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है, मिथाइल। तो देखिए क्या होगा इसका आंसर होगा 3 मिथाइल फिनोल, यानी 3 मिथाइल है और ये पूरा का पूरा फिनोल है, यानी फिनोल पे हमने थर्ड पोजीशन पर क्या लगाया है, मिथाइल ग्रुप लगाया है। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा 3 मिथाइल फिनोल, 3 मिथाइल फिनोल, 3 मिथाइल फिनोल हमारा आंसर होने वाला है, ओके। क्योंकि हर देखो हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग मिथाइल की पोजीशन सेट करनी है, हमें क्वेश्चन में जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ना उसके अकॉर्डिंग हमें इस मिथाइल की पोजीशन सेट करनी है। तो हमें देखो 3 3 3 यानी हर जगह पर 3 पोजीशन पर मिथाइल की पोजीशन दे रखी है, तो हमें 3 पोजीशन पर ही लेकर के आनी है। तो हर जगह पर एक चीज कॉमन है, फिनोल हर जगह पर कॉमन आएगा मेरे पास, फिनोल हर जगह पर यहाँ पे कॉमन है, तो फिनोल मैंने बना लिया और उसके थर्ड वाले पोजीशन पर मैंने मिथाइल लगा दिया। आप समझ पा रहे हैं कि क्वेश्चन को किस तरह से मैंने अप्रोच किया है। क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका क्या है, पहले हम फिनोल लिखेंगे, फिनोल लिख बेंजीन
मतलब फिनोल लिख देंगे। फिनोल लिखने के बाद में थर्ड ऑप्शन पर यानी थर्ड पोजीशन पर आप मिथाइल ग्रुप ऐड कर देना, तो हमारा क्या बन जाएगा, 3 मिथाइल फिनोल इसका बन जाएगा और इसका आईयूपीएसी नेमिंग भी यही होगा। ठीक है, इसका आईयूपीएसी नेमिंग भी यही होगा। देखो 3 मिथाइल यहाँ पर क्या है, 3 मिथाइल यहाँ पर प्रीफिक्स है, 3 मिथाइल यहाँ पर क्या है, प्रीफिक्स है, 3 मिथाइल यहाँ पर प्रीफिक्स है। आ रही है बात समझ में? ओके, ठीक है। आइए अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अमरफस सॉलिड, इनमें से कौन सा हमारे पास में अमरफस सॉलिड है, इनमें से कौन सा हमारे पास में अमरफस सॉलिड है। बात करें तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनाकार ठोस है, यानी इनमें से कौन सा जो है वो अनाकार ठोस है। पहला ऑप्शन है ग्रेफाइट, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास में CiO2। CiO2 का जो ये नाम है वो क्वार्ट ग्लास बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, क्वार्ट ग्लास बोलते हैं इसको, क्वार्ट्स ग्लास। ये ऊपर की तरफ लिखा हुआ है, आप नीचे की तरफ समझ लेना। ये है हमारे पास में क्रोम एलम। सर ये तो ऑप्शन थोड़े से क्रोम एलम, और ये क्या है मेरे पास में, सिलिकॉन कार्बाइड। ये क्या है मेरे पास में, सिलिकॉन सिलिकॉन कार्बाइड, SiC। ठीक है, तो सर इसमें से जो हमारा अमorphous सॉलिड होने वाला है वो कौन सा होगा, हमारा अमorphous सॉलिड ये वाला होगा, हमारा अमorphous सॉलिड ये वाला होगा, Si2 वाला, क्वार्ट्ज क्लास वाला। ठीक है, तो देखो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो अमorphous सॉलिड होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़ा सा इसमें बात बताना चाहूंगा आपको मैं, आपको थोड़ा समझ में आ जाए इस तरह से। देखिए अमorphous सॉलिड जो होते हैं ना, अमorphous सॉलिड वो आपके शॉर्ट रेंज ऑर्डर में आते हैं। शॉर्ट रेंज ऑर्डर मतलब उनका जो रेंज होता है वो शॉर्ट होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ठीक है, और इनको क्या बोलते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं इनको, सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं, या फिर इनको कहते हैं सूडो सॉलिड। क्या कहते हैं इनको, सूडो सॉलिड भी कहते हैं इनको, सूडो सॉलिड भी कहते हैं इनको। ठीक है, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका, दे डोंट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, नहीं होता। ठीक है, ओके। इरेगुलर शेप मिलती है अपने को कटिंग करने के बाद में, इरेगुलर शेप आफ्टर कटिंग। ठीक है, और ये क्या होते हैं, आइसोट्रोपिक होते हैं। क्या होते हैं ये, आइसोट्रोपिक होते हैं, आइसोट्रोपिक होते हैं ये। ठीक है, तो इतनी सारी बातें हमारे पास में है। ओके, अब देखो अपने बात कर ली है अभी अमोर्फोस सॉलिड के बारे में, अब हम बात करेंगे आपसे क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। थोड़ा सा आप देखिए इसके लिए लीजिए क्रिस्टलाइन सॉलिड, मैं आपको फटाफट बताता हूँ यहीं पर ही। देखो अगर अमोर्फोस सॉलिड का शॉर्ट रेंज ऑर्डर है तो इसका लॉन्ग रेंज ऑर्डर होने वाला है, इनका लॉन्ग रेंज ऑर्डर होने वाला है। ठीक है, और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका, इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है, यानी एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट पे जाकर के ही मेल्ट होते हैं ये। जबकि ये क्या होगा, इसको मेल्ट होने के लिए मान लीजिए कि 300 केल्विन इसका टेम्परेचर मेल्ट होने का फॉर एग्जांपल, या 500 केल्विन इसका टेम्परेचर मेल्ट होने का है, किसी कंपाउंड है जो अमरफा सॉलिड है। अब वो शुरू तो करेगा मेल्ट होना 500 पर, और एंड करेगा वो 600 या 700 पर अप्रोक्सीमेटली, वो जाकर के पूरा का पूरा मेल्ट होगा। तो इसका कोई एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं है इसका, और क्रिस्टलाइन सॉलिड का शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, और इसमें रेगुलर शेप मिलती है आफ्टर कटिंग। ठीक है, रेगुलर शेप मिलती है इसमें, और ये एनाइसोट्रोपिक होता है, ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। एनाइसोट्रोपिक का मतलब होता है कि डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टी, एनाइसोट्रोपिक का मतलब होता है डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टी, डिफरेंट डायरेक्शन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी, हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी। ओके, इस तरह से, है ना। तो ये हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो बात ये है कि हमारे पास में ये बात ये है कि जैसे आपका जो क्वेश्चन है मैं आपको पूरी तैयारी कर पाऊंगा। एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं और 4 में से हमारा वाला सही होता है। ठीक है, लेकिन वो सही क्यों सही है वो बताना भी मेरी जिम्मेदारी है, और पीछे के 3 बचे हुए क्यों सही नहीं है ये बताना भी मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास में ये जो जितने भी हमारे पास में ये ग्रेफाइट है, क्रोम एलम है, और ये हमारे पास सिलिकॉन कार्बाइड है, ये सभी के सभी एग्जाम्पल आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल हैं। ओके,